कल्पना कीजिए कि जिस गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, वही गन्ना भविष्य में हमारी गाड़ियों को भी चलाएगा। क्या खेती केवल भोजन तक सीमित रहेगी या भारत की ऊर्जा सुरक्षा का भी आधार बनेगी? यही सवाल आज की खबर हमारे सामने खड़ी कर रही है। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय और आत्मनिर्भर भारत के से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है। हाल ही में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण यानी कि E20 फ्यूल की नीति जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इसके प्रभाव का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन अगले वर्ष तक सामने आएगा। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मौजूदा आपूर्ति नीति को जारी रखने का निर्देश दिया है, यानी सरकार इस नीति को रोकना नहीं चाहती, बल्कि वैज्ञानिक मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ना चाहती है। अब सवाल आता है कि यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो भारत सरकार अपनी जरूरतों का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इस पर हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर पेट्रोल की खपत कम कर दें, तो विदेशी मुद्रा बचेगी, आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। यही कारण है कि एथनॉल ब्लेंडिंग भारत की ऊर्जा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बात करें अगर एथनॉल की, तो आप समझते हैं कि एथनॉल आखिर है क्या? एथनॉल एक बायोफ्यूल है। इसे बनाया जाता है गन्ने के सिरे से, गन्ने के रस से, मक्का से, टूटे हुए चावल से और कृषि अवशेषों से। यह एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो पेट्रोल के साथ मिलाकर के इस्तेमाल किया जाता है। एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी ईबीपी। भारत सरकार ने एथनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम इसलिए शुरू किया ताकि पेट्रोल की खपत कम हो, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो, किसानों को नया बाजार मिले और कार्बन एमिशन घटे। यह कार्यक्रम भारत के ग्रीन ग्रोथ मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। E20 E20 का अर्थ है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। सरकार का लक्ष्य है कि पूरे देश में E20 फ्यूल उपलब्ध कराया जाए। नई गाड़ियों को धीरे धीरे E20 कंपैटिबल बनाया जा रहा है। भारत सरकार भारत की एथनॉल जर्नी। भारत ने यह यात्रा 2003 में शुरू की थी। इसके बाद बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई, एथनॉल रोड मैप तैयार हुआ, 2025 तक E20 का लक्ष्य रखा गया है और आज यह नीति पूरे देश में विस्तार की ओर आगे बढ़ रही है। E20 के लाभ के बारे में बात करें तो पहला लाभ है पर्यावरणीय लाभ। कार्बन एमिशन कम होगा, क्लीनर फ्यूल होगा, एयर पॉल्यूशन में कमी आएगी और नेट जीरो लक्ष्य में सहायता होगा। आर्थिक लाभ है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज की बचत और कृषि लाभ, किसानों की आय बढ़ेगी, शुगर मिल्स को अतिरिक्त बाजार मिलेगा। अगर हम एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो अब बात करते हैं पर्यावरण की। एथनॉल का उपयोग करने से कार्बन एमिशन कम होता है, एयर पॉल्यूशन घटता है, फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम होती है और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलती है। यही कारण है कि ग्रीन फ्यूल कहा जाता है इसे। इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब इसका आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर भारत पेट्रोल की जगह एथनॉल का उपयोग बढ़ाता है, तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट घटेगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, करंट अकाउंट डिफिक्ट कम होगा और एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। यानी यह केवल पर्यावरण नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ विषय है। किसानों को लाभ। इस नीति का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिल सकता है। गन्ना किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा, मक्का उत्पादों की मांग बढ़ेगी, कृषि अवशेषों का उपयोग होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसीलिए इसे फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी भी माना जा रहा है। लेकिन हर नीति की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट। अगर खाद्यान्न का उपयोग ईंधन बनाने में होने लगा, तो खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
दूसरी ये है कि शुगर कैन बहुत पानी मांगता है, और तीसरी ये है कि पुराने वाहन E20 कंपैटिबल नहीं है। चौथी ये है कि स्टोरेज और सप्लाई चैन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मामला। अब बात करते हैं अदालतों की। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि E20 वाहनों के लिए सुरक्षित है? क्या इसके पर्यावरणीय प्रभावों का पर्याप्त अध्ययन हुआ है? सरकार ने जवाब दिया है कि अभी तक कोई गंभीर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं कि इसे व्यापक नुकसान हो रहा है। इसीलिए नीति जारी रहेगी और विस्तृत अध्ययन भी चलता रहेगा। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की भूमिका पे बात करते हैं। कई कंपनियां E20 कंपैटिबल व्हीकल्स बना रही है, लेकिन पुराने इंजनों में माइलेज, रबर पार्ट्स, फ्यूल सिस्टम, इस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे ट्रांजिशन किया जा रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी, पीएमजी वैन स्कीम, सतत स्कीम और गोवर्धन मिशन। इनका उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। अगर दुनिया की बात करें तो ब्राजील दुनिया का सबसे सफल एथनॉल मॉडल बना माना जाता है। वहां लगभग 27% तक एथनॉल ब्लेंडिंग होती है। अमेरिका भी कॉर्न आधारित एथनॉल का बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। अब भारत इन देशों से अनुभव सीख रहा है। अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 और एसए के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन भी है कि भारत में एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में कैसे सहायक है। तो इसका आंसर भी हम इससे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड या फिर आगे के समाधान की। तो आगे बढ़ने के लिए भारत को सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करना होगा, वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स का यूज करना होगा, रिसर्च एंड इनोवेशंस पे ध्यान देना होगा, बेटर व्हीकल्स टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर देना होगा और सस्टेनेबल फार्मिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी यह नीति वास्तव में सफल होगी। एथनॉल ब्लेंडिंग केवल पेट्रोल में मिलाया जाने वाला एक ईंधन नहीं है, यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय प्रतिबद्धता, किसानों की समृद्धि और हरित विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पर्यावरणीय, तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों का समाधान कितनी प्रभावी ढंग से किया जाता है। यदि वैज्ञानिक सोच, टिकाऊ कृषि और बेहतर तकनीकी के साथ इस नीति को आगे बढ़ाया जाए तो भारत की ऊर्जा क्रांति का आधार बन सकती है। आज का ईंधन केवल इंजन नहीं चलाएगा, बल्कि किसानों की आय, देश की अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी तय करेगा। इसीलिए हरित क्रांति की ओर बढ़ना केवल एक विकल्प नहीं है, भारत की आवश्यकता भी है। धन्यवाद।